वेलकम टू स्मान अहमद यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंडिया से बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं, कर्नल शैलेंद्र जी। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार साहब। आपने हमें टाइम दिया, आपने अपने तरफ से हमें इनवाइट किया, आप अपने प्रोग्राम में हमें शरीक करते हैं। हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है, अच्छी बात है कि आपके साथ, आपकी आवाम के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग कर पाए। थैंक यू सो मच सर। उर्दू में कहते होते हैं, इस बंदा नाचीज को आपने जो इज्जत दी है तो वो बात है। आप बड़े हैं, आप उम्र के हिसाब से, ओहदे के एतबार से, हर एक चीज़ से बड़े हैं, और आप दिल के हिसाब से भी बहुत बड़े हैं कि आप हमेशा काइंडनेस दिखाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहरहाल सर, दो तीन चीज़ें थी जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड थी, तो उस हवाले से आपसे बात करनी थी। सबसे पहले तो सर, आज मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी परेड हो रही है पाकिस्तान में, ऑपरेशन बनानुल मरसूस को लेके, मार्का हक को लेके, जो कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर था। तो पाकिस्तान में तो बहुत ही हाई लेवल पे मतलब सेलिब्रेशंस हो रही हैं कि हमने ये जीता है। प्रोविंशियल सतह पे भी, लोकल सतह पे, सिटी की सतह पे, गलियों की सतह पे, जैसा ईद जैसा समा होता है। बट हम इंडिया में देख रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो एज इंडिया भी क्लेम कर रहा है हमने विक्ट्री ली है, एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए हैं। 5 माह बाद एयर चीफ ने बोला हमने जहाज भी मार गिराए, ये सारी चीजें। तो अगर इंडिया अपनी विक्ट्री क्लियर कर रहा है तो वो सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा, और पाकिस्तान इसको इतना ज्यादा अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट कर रहा है? तो ये क्या बात है सर, इसे आप कैसे देखते हैं? अ, अहमद साहब, मैं तो यही कह पाऊंगा कि भगवान ना करे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन दुनिया में कहीं भी करना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसे इंडिया पाकिस्तान की विन मानूंगा कि अगर टेररिज्म के ऊपर कहीं पर भी किसी भी तरह जाकर अगर आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, तो मुझे लगता है आप सिर्फ दोनों देश का अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मानवता के लिए अच्छा कर रहे हैं। दुनिया में एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप टेररिज्म को कहीं पर भी ले जाकर अगर मारते हैं तो वो मार जायज है, वो इंसानियत के फेवर में। मैं तो ये भी कहूंगा कि ईद मेरा वो त्योहार है जो कि प्यार और रिश्तों का हमारे यहाँ माना जाता है। हो सकता है पाकिस्तान में ईद की डेफिनेशन डिफरेंट हो, बट हमारे यहाँ मेरे जो मुस्लिम भाई हैं जिनके साथ मैं ईद मनाता हूँ, हम ईद प्यार की मनाते हैं, हम ईद मोहब्बत की मनाते हैं, हम ईद दोस्ताने की मनाते हैं, हम ईद एक दूसरे के साथ रिश्तों को बढ़िया करने की मनाते हैं। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सी ईद मनाना चाह रहा है। आपने इससे पहले एक बात कही थी कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। मैं आपको इज्जत नहीं दे रहा हूँ, आप इज्जत डिजर्व कर रहे हैं। आपके डायलॉग में, आपकी बातचीत में, आपके कंडक्ट में, अगर आप देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आप सुनेंगे। बड़ी सीधी बात है ये तो। अगर इस समय हम दोनों आपस में रिक्शे वालों की तरह माँ बहन भाई की गालियों पर आ जाएं, तो हम में और रिक्शे वाले में फर्क क्या है? फिर माँ बहन भाई होगी। इज्जत जो दी जाती है वो इंसानियत को दी जाती है, रीजनेबिलिटी को दी जाती है, मैं तो कहूंगा मेच्योरिटी को दी जाती है कि यस, हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट नहीं है। हम पाकिस्तानियों के साथ नफरत नहीं करते हैं। ये हमारी कमजोरी भी है, एज अ अगर दूसरी तरह से बात करी जाए। और इसीलिए हम हमेशा पाते हैं कि हमारा रिश्ता नाता पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत का अभी भी है। आज भी काफी सारे मेरे यहाँ लोग हैं जो पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स को एज गुड एज मेरी तरह देखते हैं, या हम उन्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जहां हमारे इंडियन रिलेशंस हैं। बट आपने सवाल पूछा है इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा कि सेलिब्रेशन कहाँ हो रही है या कहाँ नहीं। इसमें आप एक बात बताइए, खराब नहीं लगेगा एक्चुअली अगर देखा जाए कि 1947 में किस तरह से इंडिया ने कंडक्ट किया अपने आप को और उसको आज वो सेलिब्रेट करे, किस तरीके से कारगिल वॉर को सेलिब्रेट करे, किस तरीके से सो कॉल्ड 71 वॉर को सेलिब्रेट करे। दीज आर नॉट सेलिब्रेशन, वन कैन रिमेम्बर। लेकिन इसके ऊपर सेलिब्रेट करने का, आप एक बात बताइए, हजारों लोग मारे गए 71 लड़ाई में, इसमें सेलिब्रेट करें क्या? अच्छा चलिए कारगिल ले लेते हैं, कारगिल में भी हजारों लोग मारे गए, क्या सेलिब्रेट करना चाहेंगे? अपने आप को याद दिलाना एक अलग बात है। और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड इस समय
भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर अपने डीपी में ऑपरेशन सिंदूर लगता है तो वो सीधे सीधे सिर्फ ये बता रहा है अपनी आवाम को कि आप भी इस दिन को मत भूलिए, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अगर हमारी हिंदुइज्म को चैलेंज करता है तो उसे बख्शा नहीं जाए। दैट्स ऑल। इसमें हार जीत किस बात की? मुझे तो नहीं लगता कि 4 टेररिस्ट मार देने से हार जीत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं मैं आपसे माफी मांग लूंगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आजकल जैसे एनिवर्सरी हुई है तो इंटरनेशनल मीडिया जो है बॉर्डर एरियाज के दोनों साइडों पे लोगों से बातचीत कर रहा है। तो यकीन माने वो वीडियोस देख के दिल खून के आंसू रोता है कि किस तरह से पूंछ के वो प्यारे प्यारे बच्चे के मतलब कि जो अपने मतलब के माँ बाप के इतने चहीते थे, वो किस तरह से मारे गए। और किस तरह से पाकिस्तान साइड पे भी सेम ऐसा नहीं है कि बच्चे वहां मारे गए, यहाँ पर भी मुजफ्फराबाद वाली साइड इतना प्यारा बच्चा और इतने प्यारे बच्चे लोग। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया आइंदा कभी जंग शुरू करना चाहें तो वो बॉर्डर एरियाज के लोगों से पूछ लें। और वो उन वीडियोज में चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई जंग तो हमने सही है, नुकसान तो हमारा हुआ है, हमने अपने प्यारों को खोया है और पता भी नहीं चला किस तरह से अचानक से खोया है। तो बिल्कुल सर, जंग तो बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक चीज है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। अच्छा सर, ये जंग के हवाले से हमने देखा है कि ऐसा फील होता है कि इंडिया की पॉलिसी चेंज हो रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि टिल पहलगाम पाकिस्तान पे इंडिया इल्जाम डालता था, इलेक्शन में भी बातचीत करता था, बट हमने देखा रिसेंट बंगाल इलेक्शन में इंडिया ने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। फिर उससे पहले दिल्ली का अटैक हुआ, दिल्ली फोर्ट वाला अटैक हुआ, फिर पंजाब में जो उस दिन अटैक हुआ, तो बड़ी एक अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किया। हम एक ही लाइन मुझे नजर आई जो कि एक प्रोमिनेंट थी के पुलिस चीफ थे, आई थिंक पंजाब के, वो कह रहे थे वी अज्यूम इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने आप को, जो अपने होने वाले अटैक्स को पाकिस्तान से डीलिंग कर रहा है, या ये एक ब्लफ है कि भाई हम अचानक फिर अटैक करेंगे। तो आपको क्या लगता है, कुछ शिफ्ट आ रहा है? कल इंडिया टुडे में ये खबर भी आई थी कि बैकडोर पिछले 2-3 महीने में मीटिंग्स भी हुई हैं डिप्लोमेटिक। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे नहीं, अब देखिए इल्जाम जहाँ नहीं लगा? देखिए बड़ी सीधी सीधी बात करेंगे कि हमारे पास कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर स्कोप है ही नहीं। अगर हम बात कर लें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल हमारे पास लेफ्टिस्ट एरिया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की अप्रोच वहां तक उस लेवल की होगी जो डिस्ट्रक्शन या टेररिज्म को कर पाए। हम वहां ऑलरेडी लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड नेक्सनलिज्म से फाइट कर रहे हैं और हम उसे वहीं पर कंटेन करेंगे। मुझे तो ये बता दीजिए, हमारे पास मध्य प्रदेश में भी नक्सलाइट प्रॉब्लम है, हमने तो उसे पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं किया। हमारे पास तो जब एलटीटी का प्रॉब्लम था तब भी हमने पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं किया। हमारा पाकिस्तान से कनेक्शन 99.9% जेएनके से है। और उसका प्रूफ हमने हमेशा से आपको दिया है कि आपके यहाँ 1, 2, 3, 10, 12, 24, 25, 27 टेररिस्ट कैंप है। हमने आपकी जो ऑपरेशन सिंदूर की 7 तारीख की भी स्ट्राइक थी, बड़ी स्पेसिफिकली बोलकर सिर्फ उन 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करी गई थी। और इसके अलावा मैं मान सकता हूं अगर आप कहेंगे कि 2 बच्चे इधर और उधर मर गए, दुख की बात है, इससे बड़े दुख की बात हो ही नहीं सकते। लेकिन उसमें हमारे आर्मी चीफ का अगर स्टेटमेंट इंसानियत का देखें तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हमारे चीफ का ये कहना कि हमने रात को वो 1, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे ऑपरेशन हम इसलिए करते हैं जिससे कि कोलेटरल डैमेज ना हो। दैट मीन्स लोग बाहर ना आ रखे, हम क्योंकि पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं। दैट मीन्स नियत नियत डेफिनेटली सही है कि कोलेटरल डैमेज हो नहीं, और अगर हो भी तो कम से कम मिनिमाइज होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब आप कहते हैं कि हमारा पंजाब का डीजी बोलता है कोई बात, तो उसमें कोई मुझे डाउट इसलिए नहीं होता कि ये देखो, ये कुछ चीजों में ना नजर आता है। अब जैसे पहलगाम पहलगाम में हमें पाकिस्तान क्यों नजर आया? क्योंकि कहीं किसी ने बात करी कि हिंदू हो या नहीं हो, कपड़े उतार कर दिखा, तो इतनी बर्बरता हमारा हमारा आंकलन कहता है कि सिवाय पाकिस्तान के और कोई नहीं सपोर्ट कर सकता। क्योंकि ये वो टेररिस्ट हैं जो कि हमने बार बार कहा है, और हमने तो आपको जगहों के नाम भी दिए हैं कि ये उन जगहों पर ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं। और अगर इसी को कई बार जब पाकिस्तान के पैनलिस्ट मेरे साथ बात करते हैं तो मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, आप मुझे जरा 1, 2, 3, 4 नाम मेरे यहाँ पर भी गिनवाओ,
क्योंकि अगर आपके यहाँ टेररिज्म हम ट्रेन कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को ट्रेन कर रहे हैं, हम बलूच को ट्रेन कर रहे हैं, हम सिंधीज को ट्रेन कर रहे हैं, हम पीओके को ट्रेन कर रहे हैं, तो कोई जगह तो आपके पास भी होगी। आपके पास तो दो दो सुपर पावर आपके साथ हैं, दैट इज यूएस एंड चाइना। वो तो पिन पॉइंट एक एक मीटर की दूरी पर आपको प्रिसाइज लोकेशन दे सकती है। तो क्यों ना हम आपस में उसके ऊपर बात कर लें कि भाई जनाब ये चार जगह है जहां से आपके यहाँ टेररिज्म को ट्रेन किया जा रहा है। आपके यहाँ से ये भी बोला जाता है कि चलिए जी हम बलूच को टेरर फंडिंग कर रहे हैं। मैंने हम आपके साथ भी शेयर किया, पहले भी बताया कि अगर इंडिया टेरर फंडिंग कर रहा है तो पाकिस्तान तो इसमें विजर्ड है, एक्सपर्ट है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि आप 4 साल एफएटीएफ में रह चुके हैं, तो आपको ये जरूर पता है कि किन वजह से आप उसके अंदर थे, क्या वो मोडालिटीज थी उस टेरर फंडिंग को करने की। आप तो 2 मिनट लगाओगे हमें एक्सपोज करने में कि जनाब ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये टेरर फंडिंग नहीं। और आपको स्ट्रेट अवे मैं तो कह रहा हूँ जाना चाहिए एफएटीएफ के पास कि डालिए इंडिया को, आपका सपोर्ट लेटर मैं लिख कर दूंगा। सो मोटे तौर पर जो इंडिया में बात चलती है, जो हमारे सब जगह बात चलती है, टीवी चैनल छोड़कर, कि यस पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म मेनली इन जेएन। इसीलिए आपका नाम जेएन के इंसिडेंसेस के साथ इमीडिएटली क्रॉप अप। अच्छा सर, इसमें दो एंगल हैं। एक तो मैं बलूचिस्तान वाला आपसे सवाल बोलूंगा कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा अजीत डोवल की वो साहब की वो स्टेटमेंट बताता है कि जिसमें वो बोलते हैं कि हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे, और नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट कि जिसमें वो बोलते हैं कि बलूचिस्तान से लोग मुझे याद करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक इनफ चीज़ें हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान, वाई बलूचिस्तान पीपल कॉल नरेंद्र मोदी, एंड व्हाई शुड अजीत डोभाल सेड दिस के बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे हम? ठीक है, ठीक है, ये ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। लेकिन आप उस कंट्री को बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, जहां पार्लियामेंट में प्राइड लिया जाता है ये बोलते समय कि हमने इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाया है। आपके यहाँ तो इतना ऑफिशियल है, आपके यहाँ तो इतना ऑफिशियल हो जाता है कि जहां प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ कहते हैं कि मसूद और हाफिज से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं। भाई हमारे यहाँ तो अभी तक कभी किसी ने, ये डोवल साहब ने ये थोड़ी ना बोला कि XYZ बंदा जो बलूच का है उसको मैं गर्म कर सकता हूं। वो जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, एज अ वार्निंग कह रहे हैं, एज अ रिवेंज कह रहे हैं, एज जो वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहो, कि अगर पाकिस्तान की इतनी ओपन डिक्लेरेशन है कि इंडिया के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर ऑब्लिक टेररिज्म जो उन्होंने चला रखी है, तो हम भी बलूचिस्तान को गर्म कर सकते हैं। उनका कहना, उन्होंने अगर ये कहा हो कि कर रहे हैं, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं कि नहीं जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं उन्हें कंडेम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे कंट्री का कैरेक्टर नहीं है। हम कहीं पर भी किसी भी तरह की टेररिज्म को बर्दाश्त ना करना चाहते हैं और ना ही चाहेंगे कि कोई और करे। एक काम करिए, चलिए छोड़िए, अहमद साहब एक अपील डाल दीजिए, क्या नाम है, शाहबाज साहब से, आपकी उनके साथ जान पहचान है इसलिए मैं कह रहा हूं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर एक अपील डाल दीजिए, ओपन एंडेड अपील, वी वांट इंडिया टू ज्वाइन अप विद पाकिस्तान इन देयर फाइट फॉर टेररिज्म। लेट अस सी कौन किसका क्या रिएक्शन करता है। आपके पास मैंने एक, ये मैं फुटबॉल बास्केटबॉल खेलता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, 3 पॉइंटर आई कि आपको सीधे 3 पॉइंट मिलेंगे, हर एक बास्केट में 2 पॉइंट मिलते हैं। मैं आपको 3 पॉइंटर की बात कर रहा हूं, क्या आप बोलकर देखिए। आप एक बार देखो, जजमेंट की बात आ रही है, सोच नहीं सकेंगे आप जो मैं बातें इस समय आपके साथ कर कि आप एक बात बताइए, पाकिस्तान का कहना है कि वो टेररिज्म से सफर कर रहा है, बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है, आप हमसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप तो ये बात कर रहे हो ना कि डोवल साहब ने कहा हम गर्म कर सकते हैं, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि 40 सालों तक हम ये गंदा काम करते आए। दैट मीन्स ये टेररिज्म का गंदा काम एक्नॉलेजमेंट है, एक सर्विंग मिनिस्टर की बात चल रही है। आप बताइए। देखिए, कुछ एक चीजों को पकड़ना आसान है। मैं आपके साथ या मैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ कोशिश ये करता हूं कि सेलिब्रेट, जैसे मैंने वर्ड आपका सेलिब्रेट पकड़ा, सेलिब्रेट किस बात का?
कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि आपके यहां पर भी 2 बच्चे मरे, हमारे यहां भी 2 बच्चे मरे, व्हाट कैन बी द सेलिब्रेशन इफ दिस इज द कॉस्ट के एक जो सो कॉल्ड जंग की ये कॉस्ट है कि 2 बच्चे किसी भी साइड मरे, तो मुझे लगता है कि इसमें जीत तो खैर किसी की नहीं हो सकती। ये मेरा अपना आकलन है। एक टैक्टिकल स्ट्राइक करना, किसने किसका कितना जहाज गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया, किसने किसके एयरफील्ड उड़ा दिए नहीं उड़ा दिए, किसने किसको कितने लोगों को कारगिल वॉर में पकड़ लिया, कितनों को दफन किया, कितनों कितने हजारों को 71 में वापस किया, दीज आर ओनली फिगर्स। लेकिन इसके अंदर कोई खुशी नहीं इन्वॉल्व हो सकती। अब ये मेरा सोच है। खुशी किस बात की कि यस कुछ लोग मारे गए, ये तो उन्हीं से पूछिए जिनके लोग मारे गए। मैं तो कह रहा हूं भगवान ना करे आपके या मेरे घर का कोई आदमी मारा गया होता, तो हम तो आज भी उसको याद कर रहे होते दुख में, सेलिब्रेट कर कर नहीं करते। वो कहना वर्ड बड़ा आसान होता है कि शहीद हो गया, जिसका बच्चा शहीद हुआ है ना, ये तो उससे पूछो, मुझसे पूछो जिसने अपने जवानों को गोद में पकड़ कर शहीद होते देखा है। वो वाली जो चीजें वो रात को जब आपको याद आ जाती है तो आप सो नहीं पाते। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की बातें बता रहा हूँ इस समय कि जब हमें पाकिस्तान के सैनिकों को दफन करना था कारगिल में, तो मैं जब अपने जवानों की तरफ देख रहा था और जो जवान मेरी तरफ देख रहे थे, वो फीलिंग आपको नहीं समझ आई, क्योंकि वो उसी समय समझ आ सकती है कि कल मैंने अपने अपने रेजिमेंट के लोगों को अर्थी देकर घर भेजा है, और आज मैं जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है उनको अर्थी देकर कांधा देकर उनको दफन कर रहा हूं। देर कैन नॉट बी ए सेलिब्रेशन। ये मेरा सोच है, गलत हो सकता है, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सोच कि मत पड़िए इस बात में कि किसने क्या कहा। पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, कोई भी कंपल्शंस हो सकती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, लेकिन देयर कैन नॉट बी अ सेलिब्रेशन ऑन दिस। मुझे बता दीजिए, ईरान सेलिब्रेट कर ले, यूएस सेलिब्रेट कर ले, बता दो क्या सेलिब्रेट कर, मतलब क्या अचीव किया दोनों। अगर लड़ाई आप बात कर लीजिए, इसराइल सेलिब्रेट कर लीजिए, लेबनान सेलिब्रेट कर लीजिए, बता दीजिए क्या किया। यूक्रेन सेलिब्रेट कर ले, रशिया सेलिब्रेट कर ले, क्या सेलिब्रेट करेंगे? 5,000 5 लाख सैनिक मारे गए, इसको सेलिब्रेट करेंगे? आई डोंट थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। यस, इट इज अ मैटर टू रिव्यू कि हाँ, हम आपस में इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन करके क्या फायदा? क्या आप अभी मुझे अगला सवाल बोलोगे कि ट्रंप ने बोला जी जहाज गिरे, मैं फिर आपको जवाब सीधे सीधे दूंगा कि ट्रंप ने जिस दिन ये बोला हो कि इंडिया के ये जहाज गिरे, तो मैं आपके सामने मान जाऊंगा। बट दिस कंट्रोवर्सी विल रिमेन। इसमें कहीं कोई दम वाली बात नहीं है। क्या दम निकालें? क्यों? क्योंकि ये वो वाले स्टेटमेंट्स हैं जहां पर आप और मेरे बस में नहीं चलता। ट्रंप की आप अगर इस बात को मान भी जाएंगे एक सेकंड के लिए, क्योंकि आपकी आवाम इस बात को बार बार हमारे साथ उठाती है कि जी आपके क्या कहते हैं 8 जहाज गिरे, ऐसा। तो शरीफ साहब ने 7 क्यों बोले? शरीफ साहब ने उससे पहले 6 क्यों बोले? शरीफ साहब ने उससे पहले 5 क्यों बोले? पहले ही 8 क्यों नहीं बोले? और एक बात दिल पर हाथ रखिएगा, इसमें क्रिटिसिज्म मत देखिएगा, अपने और मेरे दिल पर हाथ रखकर बात कर लेते हैं। क्या यूएस और चाइना के पास सैटेलाइट की काबिलियत नहीं है कि वो एक एक इंच पूरी दुनिया में देख सकता है? और अगर वो देख सकता था उन दिनों में, तो उसने आपको वो सैटेलाइट फोटोग्राफी क्यों नहीं दी? आप मुझे एक बात बताइए, अगर यूएस देता, या चलो सपोज कर लेते हैं अगर इंडिया देता, तो शायद ये मान लेते आप कि नहीं जी गलत है। आपकी यूएस की कंपनी है जो कमर्शियल बेसिस पर ये काम करती है, आप भी उसे हायर कर सकते हैं। मैक्सोर उसका नाम है, जो उसके बाद उसका एक नया नेम आ गया वेंटोर। वेंटोर जो वो कंपनी है जिसमें कि दुनिया में जहां जहां लड़ाइयां हो रही हैं वहां की सैटेलाइट इमेजरी की कवरेज दे रहे हैं। हमने आपको सो कॉल्ड वो 2 4 6 8 10 जो भी जहाज है, हमने उनके गिरे हुई जगहों के आपको फोटो दिए जो यूएस के। हमने आपको वो 12 11 एयरफील्ड के फोटो दिए हैं जो जहां पर स्ट्राइक हुई। हमने आपको, आपका मतलब पब्लिक को, आप अपने लिए मत लीजिएगा, वो हमारी पब्लिक के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिए जाते हैं, हमने उन 9 ट्रेनिंग कैंप पब्लिक मरकज के फोटो दिए हैं कि जी हमने ये स्ट्राइक करे। कितनी ओपननेस है! मैं तो कहता हूं, मैं तो ये कहूंगा कि आप बिलीव क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान क्या बिलीव करेगा? इंडिया बोलेगा बिलीव नहीं करेगा, आप जो बोलेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे।
आपने अगर ये रट लगा रखी है कि ट्रंप ने कहा है, तो ट्रंप से फोटो मंगवाइए, मैक्सार से फोटो खरीद लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, चाइना आपके यहाँ बैठकर उसने काम कराया है, क्यों नहीं वो फोटो दे पा रहा? उसको देने चाहिए। मेरे मुंह पर थप्पड़ लगना चाहिए कि नहीं, ये देखिए जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको भी दिखेगा वही और मुझे भी वही दिखेगा जो अब मार्केट में आएगा। मेरी मार्केट में मेरे ही आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हमारा कोई जहाज गिरा है तो उसका वो फोटो तो दिखाएं। डोवल साहब ने कहा है कोई अगर शीशा टूटा है तो उसी का फोटो दिखा दे। तो मेरे को बिलीव होगा कि जनाब ये तो ठीक बोल रहे हैं यार, फोटो क्यों नहीं दिखा, हमने तो दिए। उनका ये भी क्या है, तो मैं उस पर बिलीव कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप किस पर बिलीव कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है। ट्रंप का तो आजकल आपके यहाँ पर भी बड़ा अच्छा सा एक इंप्रेशन है कि ट्रंप सवेरे क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, और किसी को नहीं पता क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं रहता। और मैं तो कह रहा हूं कि ट्रंप से एक बार देखो, आजकल तो आपकी यारी दोस्ती तगड़ी चल रही है, एक बार तो कहलवाइए कि इंडिया के जहाज गिरे। वो क्यों नहीं बोल सकता? अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर किसी वजह से इंडिया के जहाज गिरे हैं तो आपको यूएस से $686 मिलियन F-16 को अपग्रेड करने की क्यों जरूरत पड़ी? आपके तो जीते हुए जहाज हैं, आपको तो करनी नहीं चाहिए। ये तो अब हमें जरूरत पड़नी चाहिए। आपको वो जो J-35 जो चाइना वाला आप कोशिश कर रहे हैं लेने की, उसकी क्यों जरूरत पड़नी चाहिए? आप तो टकाटक बंदे हो यार, आपसे बड़ा कौन है? पाकिस्तान। अच्छा चलिए, एक सब ये सारी तो क्रिटिसिज्म हो जाएगी, फिर गलत बात आ जाएगी। मुझे एक बात सच बताइएगा, ये लड़ाई लिमिटेड तौर पर अगर हुई तो इसमें इन्वॉल्व क्या था? मैं आपको मेरी समझ बताता हूं। इसमें इन्वॉल्व थे ड्रोन, इसमें इन्वॉल्व थी मिसाइल, इसमें इन्वॉल्व थे जहाज। ये तीनों की तीनों चीजें एयरफोर्स आपकी कंट्रोल करती है। तो सिद्धू साहब को फील्ड मार्शल क्यों नहीं बनाया? ये डिक्टेटर साहब को क्यों बनाया आपने? भाई आपकी आर्मी ने तो एक कदम आगे दिया ही नहीं। और फिर भी, वैसे भी आपके यहां भी पता है, मेरे यहां भी, कन्वेंशनल वॉर अगर आर्मी लड़ती है तो उसमें आपके यहां पर भी यही कहना है जो मेरे यहां है कि आपका और हमारा जो पलड़ा है वो बिल्कुल अलग अलग लेवल, वो नहीं मैच करता। लेकिन अगर एयर में आप कह रहे हो सो कॉल्ड आपके पास तगड़ी सुपीरियरिटी आ गई है, मिसाइल में आ गई है, ड्रोन में आ गई है, तो फिर तो वो जो 6 तारीख की स्ट्राइक थी, उसमें आपके HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने स्ट्राइक होने कैसे दी? और अगर हो भी गई किसी भी वजह से, तो वो एयरफील्ड जो 200 300 400 किलोमीटर दूर थे, लाहौर में थे, कराची में थे, सिंध में थे, वहां तक पहुंचा कैसे कोई? वो मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो चाहे कुछ भी हो, पहुंचना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि HQ-9 आपके हिसाब से तो चाइना की स्टेट ऑफ आर्ट है। अब ये एक अलग बात है कि चाइना ने कह दिया कि नहीं जी, हम HQ-9 अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, हम तो HQ-19 करते हैं इस्तेमाल। आजकल आप उसके चक्कर में, भाई अगर कोई हमारे यहाँ ब्रह्मोस चली थी, हम तो ब्रह्मोस को दबादब बना रहे हैं, हम तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया 15 कंट्रीज हमारे साथ बातचीत में है कि चलिए जी हमें भी ब्रह्मोस लेना है, हमें भी आकाश लेना है। हम तो उसको बदल नहीं रहे। हमने तो कहीं नहीं बोला कि नहीं जी एक और सिस्टम चाहिए हमें। हमने कोई नया अपग्रेडेशन सिस्टम नहीं लिया। हम तो अपने उसमें ही खुश हैं कि नहीं भाई, ये हमारे जो हथियार हैं ये हमारे लिए ठीक है। आप एक बात बताइए, 20% आपको अगर डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये जीती हुई आर्मी है या सो कॉल्ड नए लेवल की प्रिपरेशन वाली आर्मी? मेरे यहाँ तो 20% इंक्रीज नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल, अच्छा, इसीलिए आपके यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे यहाँ रूटीन है। बिकॉज ऐसा मेरी कंट्री में कहा जा रहा है, मेरे भारती साहब का कहना है कि फॉर अस विनिंग इज जस्ट अ रूटीन, वी ओनली फाइट वॉर्स वेयर वी वांट। और हमारा नेशनल कैरेक्टर कहता है कि वी डोंट फाइट वॉर्स, वी डोंट वांट टू फाइट वॉर। चाहे आपके 40,000 50,000 60,000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ हो, बर्बाद हमारा भी हुआ है, कंपैरेटिवली हम सह जाएंगे। लेकिन यही 10 20 50 हजार लाख करोड़ रुपया अगर हम अपने हेल्थ पर इस्तेमाल करें, अपने एजुकेशन पर इस्तेमाल करें, आप बताइए क्या बुरा है? सो मुझे लगता है अहमद साहब, आपको और मुझे मिलकर अपनी अपनी आवाम को जोड़ने वाली बातों पर करे तो मुझे
ऐसा मुझे लगता है वो एक ज्यादा अच्छा लेसन होगा कि नहीं, सिर्फ ये कह देने से, मेरा ये कह देने से कि पाकिस्तान हार गया, वाई? क्योंकि मेरे कहने से आप मानेंगे नहीं और आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। अगर आप मुझे बोलते हैं कि ट्रंप साहब ने कहा है, तो मैं भी आपको कहता हूँ वो सिडनी वाले कह रहे हैं कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो लैकिंग था। ये तो ऑस्ट्रेलिया वालों की बात है, अब हमारी तो नहीं है। वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपके एयरफील्ड का जो रिपेयर करने की क्षमता है उसको आपको इमीडिएटली बढ़ाना चाहिए। क्यों भाई? जब एयरफील्ड में कोई स्ट्राइक ही नहीं हुई तो बढ़ाना क्या चाहिए? ये ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हैं क्या? इनके पास जो सैटेलाइट है वो कुछ और देख रही है? मुझे आप बताइए, उनका ये कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स नीड्स मोर हार्डन्ड शेल्टर फॉर देयर एयरक्राफ्ट, क्यों? क्योंकि वो जो मुरीद के वाला जो रेड टारपोलिन आपने लगाया था, वो क्या था? वो आपका एक हैंगर था। सो हैंगर में जो जहाज आप खड़ा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमें पिन पॉइंटेडली हैंगर पर ही स्ट्राइक करनी थी क्योंकि उसमें कोई जहाज खड़ा था या नहीं खड़ा था। लेकिन ये अगर आपने थर्ड पार्टी को बिलीव करना है, अगर आपको थर्ड पार्टी बिलीव करनी है, तो मैं तो कहीं एक जगह और भी पढ़ रहा। अच्छा चलिए वो छोड़ दीजिए, आप एक बात बताइए, आपकी फतेह टू मिसाइल जो थी वो आपने छोड़ी थी, लेकिन समहाउ वो हमारे यहाँ डैमेज नहीं कर पाई क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया। तो अब आपको तो जीती हुई मिसाइल है, तो आपको फतेह 3, फतेह 4, फतेह 5 क्यों लानी पड़ रही है? आपको अपनी रॉकेट फोर्स क्यों बनानी पड़ रही है? उसका उसका क्या लेना देना है ऑपरेशन सिंदूर से? सो आपस में अगर हम ये ढूंढेंगे, तो आप मुझे कह देंगे कि जो हमने 8 तारीख को अग्नि मिसाइल जो टेस्ट करी है वो क्यों करी है? आप भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। बट दीज आर नॉट कनेक्टेड इश्यूज। कनेक्टेड इशू अगर ऑपरेशन सिंदूर का है तो सिर्फ एक है, टेररिज्म। मुझे लगता है दोनों देश सिर्फ टेररिज्म पर अगर बात कर ले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आपने बहुत लंबी बात की है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आपके लिए 8-10 सवाल तो आप जैसे जैसे बात करते गए होते गए। अच्छा हाँ सर, बोलो। मैं मिसाइल वाली बात से ही शुरू कर दूं कि आप तो मिलिट्री पर्सन हैं, तो मिसाइल कहाँ गिरना कोई आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगती? अब आप देखें, इसराइल के पास दुनिया का सबसे मॉडर्न सिस्टम है, आयरन डोम है, एरो सिस्टम है उनके पास डेविड स्लिंग सिस्टम है। तो उनके 3 लेयर मिसाइल सिस्टम है, इससे एडवांस सिस्टम किसी के पास नहीं है। और फिर वो सी से भी मिसाइलों को रोकते हैं, बीच में कंट्री भी पड़ता है। तो स्टिल ईरान, मतलब ईरान कहाँ से वो एक कंट्री क्रॉस करके एरो डेविड स्लिंग आयरन वो तल अवीव में मिसाइल मार रहा है। तो ये तो इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल मार दिया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। मुझे मिलिट्री लॉजिक के एस्पेक्ट से लगती है कि मिसाइल लग गया, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अच्छा, इसमें एक और बात भी ना सर, मिसाइल लगा तो वो तो रनवे पे लगा या किसी हैंगर पे लगा, तो वो तो छत रिपेयर करना या रनवे पे सीमेंट डाल देना, इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट एज अगर आपके प्लेन शॉट होते हैं। अच्छा, प्लेन शॉट में सर इंडियन आर्मी आल्सो एडमिट कि वी लॉस्ट सम जेट्स, तो ये तो इंडियन आर्मी की अपनी एडमिशन है कि वी लॉस्ट सम जेट्स, बट इट्स नॉट व्हाई वी लॉस्ट, कि हमने किस वजह से लॉस्ट किए। तो ये तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी आल्सो एडमिट वी लॉस्ट सम जेट्स, और 2 दिन के लिए हमारी एयरफोर्स ग्राउंड रही। तो ये तो एज मिलिट्री पर्सन तो बहुत ही इसको एक शैम कंसिडर किया जाता है कि अगर आपकी पूरी एयरफोर्स 2 दिन के लिए ग्राउंड हो जाए एज पर इंडियन आर्मी सेट। बहरहाल सर, ये तो बातें जो एक काउंटर क्वेश्चन है ना, बातें तो फिर बहुत सारी हैं। 2 बातें मैं आगे बढ़ने के लिए करना चाहूंगा बातचीत को, नहीं तो फिर आप उन्हीं का जवाब देंगे। वो फिर मेरी ऐसी आदत नहीं है कि इल्जाम भाई इल्जाम चीजों को लेके चलें। मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रोग्रेस करें हम, और जो किसी सोल्यूशन पे पहुंचे कि हाँ हम इस सोल्यूशन पे पहुंचे। ये मसलों की बात की, जहाँ बोले हमने बेसिस तबाह की, हम बोले जहाज तबाह की, इसका कोई निकलेगा नहीं इस सोल्यूशन से। बट मैटर इज सर कि आपने टेररिज्म की बात की, तो ऐसा क्या है कि इंडिया पाकिस्तान से इकोनॉमी में स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट कोई एक कंट्री भी नहीं मानता कि पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म कराता है। किसी एक कंट्री ने नहीं कहा कि पहलगाम में जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आए। तो ऐसा क्यों है सर कि आप बेटर पोजीशन में हो कि भी किसी और कंट्री से एडमिट नहीं कर पा रहे जो आपका नैरेटिव है? इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम थर्ड पार्टी में बिलीव नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एफएटीएफ में बट हमने सीज थोड़ी ना फायर आपको डाला था। भाई एफएटीएफ में हमने तो आपको डाला नहीं था, ये तो पूरी दुनिया ने डाला था आपको। और 1 साल गलती हो सकती है, 2 साल गलती, 4 साल की गलती। सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, ये कब तक
कब तक पाकिस्तान का एटीट्यूड ये रहेगा कि दूसरे की कंधा पकड़कर हम चलेंगे? वाई डू आई रिक्वायर? मैं अपने आप में, ये तो वो वाली बात होगी, आप बता दीजिए कौन सी कंट्री है ये जो बोल रही है कि ईरान जो है, आप ही बता दीजिए जल्दी पाकिस्तान की तरफ से, कि ईरान जो है वो आपके यहाँ टेररिज्म कर रहा है या कि अमेरिका के खिलाफ कर रहा है? बोल पाएंगे आप कि वो कर रहा है टेररिज्म? ये तो सिर्फ अमेरिका का कहना है। अमेरिका का तो ये भी कहना है कि इराक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर के बॉम्ब्स थे जो नहीं मिले, बड़ी सीधी बात है। सो कौन क्या कह रहा है, आप बताइए इस समय। ये जो लड़ाई आप ही सबसे ज्यादा आप ही सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों साइड को कर रहे हैं इस समय, कि ईरान गलती पर है या यूएस गलती पर है? क्योंकि अगर आप यूएस की साइड हैं, जैसा कि जनरली माना जा रहा है, तो फिर आप ईरान को 6 एग्जिट पॉइंट क्यों दे रहे हैं सड़क पर ट्रेड करने के लिए? यू सी देर आर, इनको अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले 67 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को साउथ ब्लॉक में बुलाया था, जहां मैं था। मैं उस मीटिंग में नहीं था, इट इज बाई चांस, मुझे नहीं पता था कि बुलाया गया है। वो तो मैंने सडनली देखा, एक के बाद एक कार आती जा रही आती जा रही आती जा रही, और बाद में पता चला कि आज यहाँ पर ब्रीफिंग है उनके लिए कि क्या हुआ है। मुझे आप एक बात बताइए, किस किस कंट्री ने 67, ये तो 6 तारीख से पहले की बात है, अगर आपकी बात को मैं मानकर सर आंखों पर रखूं कि कोई भी कंट्री इसके फेवर में नहीं था, तो एक बात बता दूं, मेरा कंट्री भी इस चीज के कभी फेवर में नहीं है कि किसी दूसरी जगह के ऊपर लड़ाई करी जाए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम ना ईरान को फेवर कर रहे हैं, ना हम यूएस को, हम तो दोनों को ब्लेम कर रहे हैं। हम ना रशिया को ब्लेम कर रहे हैं, ना यूक्रेन को। हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, इन्हें आपस में बातचीत करके रोकना चाहिए। सीधी सीधी बात है। मुझे कोई रीजन समझ नहीं आता कि मुझे किसी नेपाल की, पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए कि भाई साहब आप ये कह दो कि ये लड़ाई जो है वो जायज है। हम खुद कहते हैं कि लड़ाई जायज नहीं। अगर आप यही ढूंढ रहे हो कि चलिए किसी ने ये नहीं कहा, तो मुझे ये बताओ ना किस किस कंट्री ने प्रोटेस्ट किया कि इंडिया की स्ट्राइक्स वर इलीगल, इंडियन स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट कैंप ऑन 6th and 7th वर इलीगल, नॉट नॉट एक्सेप्ट। कोई एक कंट्री का नाम ले लीजिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। चाइना, पाकिस्तान ने भी ये तुर्की, नहीं कहा। अजरबैजान, इनकी नहीं, ये चाइना स्टेटमेंट और है टर्की कि को, हम इनकी देखिए, टेरिटोरियलिटी की, इंटेग्रिटी की हम करते हैं। तो ये यस तीन यस यस, मसाइल बट हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ना कि स्ट्राइक बाय इंडिया ऑन टेररिस्ट कैंप वाज इलीगल। ऐसा तो वो नहीं कहा। टेरिटरी और एक इंटेग्रिटी और की स्टेप, बात है तो बीच में ही आ जाते हैं सर, कलेक्टिव बात फिर। मतलब है ये ना, कंट्री ये से आप, यस, टेरिटरी की इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो वही बात आ गई फिर बीच में। हाँ, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपके तरफ से भी इंडिया के अंदर टेररिज्म करने के लिए जब आप करते हैं, तो वो सोवरनिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है ये। फिर दोनों, अच्छा एक बात बताइए ना, ये दोनों कंट्री जो आप नाम ले रहे हो, इन्होंने तो आपके साथ बिजनेस किया है भाई। अब तो साफ हो गया कि हाँ भाई, उन्होंने अपने बंदे भी भेजे थे कि हाँ यार ये क्या हुआ, SU-9 हमारी गिर कैसे गई, एयर डिफेंस तगड़ा होने के बावजूद। और वो जो आपने बोला ना इसराइल वाली बात, मैं मान सकता हूँ कि इसराइल और आपके और हमारे बीच में बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर मैं आपके नूर खान एयरबेस तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरी मिसाइल या ड्रोन, तो आपके पास बीच में इतनी ज्यादा डेप्थ है, 200-300 किलोमीटर की, कि आप मेरी मिसाइल को रोक सकते हो, स्पेशली क्योंकि आपके पास चाइनीज का स्टेट ऑफ आर्ट HU-9 है, ऐसा आपका कहना। और जहां तक बात है, आपने बिल्कुल, मैं मान लूंगा ये बात, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सब कुछ रोक पाए। और ये तो वो जो स्टडी है सिडनी और यूएस वाली, उन दोनों में कहा गया है कि इंडिया का ये जो नया हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जो है, इसके लिए पाकिस्तान का पाकिस्तान और चाइना के पास इसका आंसर नहीं था, इस समय नहीं था, इसीलिए वो जाकर लगी होगी। आपने, ऐसा नहीं है कि दसियों ना रोकी हो, दसियों रोकी हुई, लेकिन आप उसको नहीं रोक पाए जो हमारा स्ट्रेटेजिक वेपन। जहां तक आपने बात कर दी हमारे CDS की, वेल आप एक बात बता दीजिए, CDS की आपने पहले वाली लाइन तो पढ़ दी, उसके आखिरी वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ी आपने, जो उसने बोली थी, हाउ एवर देर वर नो एयरक्राफ्ट डाउन।
उसने ये भी तो साथ ही बोला। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले वाला पार्ट नहीं बोला, पहला वाला पार्ट बोला, मैं मान रहा हूं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट as to how many jets came down. More important is how did we prepare. मैं तो आज भी कह रहा हूं, हमें फक्र है इस बात पर कि हम प्रिपेयर करते हैं चीजों को। और एक बात बताइए, अगर एक सेकंड के लिए हम ये मान भी लें जैसा आपने कहा है, और ये मैं पाकिस्तान अवाम के लिए डाल रहा हूं आपके थ्रू, चलिए जी 6-7 तारीख की रात को आपने हमारे सारे जहाज रोक दिए, आपने हमारी सारी मिसाइल रोक दी, आपने हमारी सारे ड्रोन भी रोक दिए। 8 तारीख को, ऐसा आपका कहना है जो कि अभी अभी आपने बोला कि अगर आप इतने अच्छे से जीते हुए थे तो आपने 8 तारीख को हमें ठोका क्यों नहीं, 9 तारीख को आपने हमें ठोका क्यों नहीं? भाई आपकी सोवरेनिटी खराब हुई थी, उसके बाद तो आपने हमें ठोकना था और अच्छे से ठोकना था। फिर 10 तारीख तक क्यों इंतजार किया गया? और 10 तारीख को भी अब तो हमारे तरफ से ये आर्मी चीफ की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि उस दिन हमने कुछ ऐसा मूवमेंट किया जो हमें मालूम था कि चाइना सैटेलाइट उसे पकड़ेगी और चाइना पाकिस्तान को बताए, और हमें मालूम था कि क्या होना। देखिए, मैं काबिलियत शुरुआत में भी मैंने बोली, आपके पास तो दो दो सुपर सुपर कंट्रीज हैं, यूएस और चाइना। ये तो आपको एक एक इंच की खबर दे सकते हैं, आपको तो उसको बोलने की क्या, क्योंकि जब आप खबर देंगे तो मैं तो कह रहा हूँ चलिए एक काम करते हैं, आप और मैं कंट्रीब्यूट कर लेते हैं पैसे, और ये क्या कंपनी का नाम है, मैक्सार को बोल देते हैं कि उस समय की फोटो निकाल के दिखा दे इंडिपेंडेंटली, किसी का कोई लेना ना दे, क्योंकि ये कमर्शियल कंपनी है। वो ठीक है, वो कुछ लाख रुपए लेती है एक फोटोग्राफ के, अगर लेती है तो लेती है, क्या बड़ी बात है, यूएस को तो देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन, जब आपने लास्ट सवाल पूछा उसका जवाब कि अगर टेररिज्म से रिलेटेड आपके और मेरे बीच में अगर कोई सीख मिल सकती है तो वो ये सीख मिल सकती है जो मैं अब कहने वाला हूं। पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान आईएसआई को खुलकर सामने आना पड़ेगा दैट यस, वी कंडेम, वी क्रिटिसाइज and we support India in their anti-terrorism operations against not Pakistan, against anywhere in the world. अब आप बता दीजिए, मैंने तो आपको ब्लेम भी नहीं किया, आपके शहबाज शरीफ के लिए मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट डाला, आप देखिए कि मैं कह रहा हूं हमारे को पसीना आ जाएगा कि जनाब आप इस बात का जवाब कैसे दें अगर अगर हम कहीं पर गलत सोचते हैं। भाई आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, एक ही बात बताइए, तो हमारा पापा प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल अड़ा हुआ है इस बात पर कि जनाब टेररिज्म पर पहले बात होगी, उसके बाद कोई और बात होगी। मुझे बताओ आप क्यों नहीं हाँ करते, आपका क्या जरूरत है ये बोलने की कि बाकी चीजों पर भी बात हो, क्यों? आप देख रहे हो कि यूएस का ये कहना न्यूक्लियर पर ही बात होगी, ईरान का ये कहना कि नहीं जी वो मेरे सैंक्शन और वो हटाओगे उसी पर बात होगी, अटके हुए हैं ना, नोइंग फुली वेल ईरान के सामने यूएस की क्या क्या औकात, क्या बड़ी औकात वाला कंट्री है। ईरान जैसे तो 10 कंट्रियों को वो खा जाए अगर करने पर, लेकिन जो आदमी खड़ा हो जाता है ना फिर उसको कोई नहीं खा पाता। इंडिया ने अगर डिसीजन, आप एक बात बताइए, अच्छा खासा आपके पास एक बड़ा तगड़ा डेटरेंस था, न्यूक्लियर डेटरेंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्यों आपने उसको तोड़वा दिया, ये बुलवा के एक नई पॉलिसी बन गई कि आपका जो न्यूक्लियर ब्लफ है डेटरेंस हम उसे नहीं मानते। इसका मतलब आपको फ्रीडम है कि आप हम पे इस्तेमाल कर लीजिए, हम इस डर से नहीं रुकेंगे किसी भी टेररिज्म के ऑपरेशंस में कि आपके पास न्यूक्लियर, अच्छा खासा न्यूक्लियर कंट्री था आपका, आपने उसे नाकारा करवा दिया, किस लिए? टेररिज्म के लिए, एक लाइन बोलने के लिए। आपका दार साहब बोल सकते हैं कि वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ टिश्यू, फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हैं एज अ टॉयलेट पेपर। ये बोलने में आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं यार इंडिया की टेररिज्म के ऊपर व्हाई कांट वी से कि यस इट इज रॉन्ग, और इंडिया नाम मत लो यार, कोई बात नहीं, ये तो बोला जा सकता है टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अब तो ज्यादा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होगी बात। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ बिरयानी खाने आए थे, रिश्तेदारी निभाने आए थे, बोलिए शाबाश शरीफ आ जाइए, मैं इनवाइट करता हूँ, मैं आपके थ्रू एक इन्विटेशन यहाँ डाल रहा हूँ, तो शाबाश शरीफ साहब आइए, हम देखते हैं कि इंडिया कैसे बात नहीं करता अगर सिर्फ टेररिज्म पर बात करें।
हमने तो कहीं नहीं बोला। आप मुझे एक एक एक्शन बताओ आपके तरफ से जो मैं करवाऊं कि हाँ जी जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी टेररिज्म की, बोलिए, जो हम आपके यहाँ कर रहे हैं और हम रोक दें, कोई एक। अच्छा सर, आज बहुत ज्यादा वो ब्लेम पर ब्लेम वाली बातें होगी। मैं तो, ये तो ऐसी बातें होती है सर, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता ना। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि निकालो, मैं आपसे निकालो अहमद साहब, इनका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि नहीं गवर्नमेंट्स नहीं निकालेंगी, उनके पॉलिटिकल रीजन है। आपके और मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है ये बोलते समय कि आई वेलकम इंडिया टू हैव अ पीस टॉक विद इंडिया ऑन टेररिज्म। मुझे कोई नहीं रोकता। नहीं सर, मेरा मानना है कि इट्स अ डेड एंड थिंग। मतलब फॉर एग्जांपल यहीं से ले लें जो आप बात कर रहे हैं, कि आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हाँ टेररिज्म ना करे, तो पाकिस्तान आगे से आपसे पूछते हैं कि कौन सा टेररिज्म ना करे, आप क्या बताएंगे? मतलब कि बता पाकिस्तान तो कौन रहे सा हैं, इतने सारे टेररिज्म? टेररिस्ट कैंप बता रहे हैं आपको। आपके यहाँ जो टेररिस्ट कैंप बता रहे हैं, आपके यहाँ पार्लियामेंट में, आपकी पार्लियामेंट में अनाउंस करना बता रहे हैं कि हमने मुंबई ब्लास्ट कराया, हमने पार्लियामेंट हटाया, किस लिए? अब आप ये मत बोल दीजिएगा वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका मतलब आपका जो पार्लियामेंट है उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके दार साहब कह रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं कि हाँ जी हम ये गलत काम करते आए हैं, पैसों के लिए करते आए हैं, ये भी उन्होंने कह दिया। नहीं सर, इसमें देखिए फिर वो बात है, वो डेड एंड वाली मैं तब कह रहा हूँ ना कि अब आप देखें मनमोहन सिंह जी की एक स्टेटमेंट थी कि हम पाकिस्तान में लो इंटेंसिटी के अटैक्स करवा रहे हैं। तो क्या ये मनमोहन सिंह ने नहीं बोला था? मनमोहन सिंह की एक स्टेटमेंट थी। और उसके अलावा जब मुंबई की बात होती है तो उससे पहले समझौता की भी बात मुझे लगता है। अब आप मुंबई की बात करते हैं, हम समझौता की बात करते हैं। समझौता एक्सप्रेस में क्या, कौन, किस समझौता में कितने पाकिस्तानी मरे? नहीं समझौता अच्छा, एक्सप्रेस में कितने पाकिस्तानी मरे? नहीं बात, सर बताइए। बात जो है ना, देखिए इन्वॉल्व उसमें कौन था, उसकी जिम्मेदारी किसने ली, और ये जो सब चीजें थी। तो ये अच्छा, इन चीजों का मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। अब इसमें ये है ना नहीं, कि इससे सॉल्यूशन आगे आपने बढ़, नाम लिया, मैं दे रहा हूं ना सॉल्यूशन। भाई मेरे सोनीपत में हुआ था, मैं समझौता के लिए गया था क्योंकि मैं अंबाला में पोस्टेड था। मेरे से ज्यादा अच्छा कौन अच्छा जानता आप है? कैसे फिर उस इंसिडेंट को एलेबरेट करते हैं, कौन था, किसने भाई करवाया था, और क्या था सब? इट हैज गॉट, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टेररिज्म ऑन पाकिस्तान। समझौता नहीं एक्सप्रेस तो सोनीपत में अगर उसमें बम फटता है, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने डाला बम, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये मेरे अपने अंदर कंट्री का मामला है भाई, आपके यहाँ टेररिज्म का मामला नहीं है। आपको हक बनता ही नहीं है कि आप समझौता पर बोले। अगर आपने यही बात बोली होती कि बलूच वाली ट्रेन के अंदर हमने करवाया है, तो मैं आपकी बात से डिस्कस कर लेता। हम पाकिस्तानी थे सर, समझौता एक्सप्रेस में काफी सारे पाकिस्तानी सिटीजन नहीं थे क्या जो अरे जनाब मैंने तो शहीद? आपसे पूछ लिया कितने मरे, पाकिस्तानी कितने मरे, आप बता दीजिए। अच्छा, ये तो ऑफिशियल फिगर होती है भाई, वो तो पासपोर्ट होल्डर रहे होंगे बेचारे। देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो बोला ना, मैं कोशिश ये कर रहा था कि अगर आपके और हमारे बीच में टेररिज्म का ही मुद्दा है जिसके वजह से हमारी बातचीत अटकी हुई है, तो जनाब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप टेररिज्म को एड्रेस क्यों ना कर रहे? अच्छा आपने बोल सर दिया इसमें, समझौता, आपको अच्छा मैं आपसे एक सेकंड समझौता लगाऊंगा। का, आपको 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 समझौता दिख गया, आपको ये समझौता क्यों नहीं दिखा कि आपको हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था फॉर ट्रेड? वो नहीं दिखा। अभी स्पेसिफिक समझौता पे ही बात कर रहे हैं ना सर, वो फिर वो जो पीछे बात चलो करेंगे तो उसकी बात होगी। अरे साहब ये अच्छा भी तो सर एक समझौता है। नहीं, अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा का जो जो आर्टिकल है, जो भी मेरे सामने आया है, कि अल जजीरा के आर्टिकल के मुताबिक कि जो 68 लोग उनमें मरे थे, 40 पाकिस्तानी सिटीजन थे। 40 किसमें? पाकिस्तानी सिटीजन समझौता में, अकॉर्डिंग टू अल मुझे एक बात जजीरा। बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप अलजीरा छोड़कर पाक टीवी की बात क्यों नहीं करते कि उसने क्या कहा? उसका भी आया होगा सर, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का भी जनाब आ जनाब गया। मैं सुनिए 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 सुनिए, मैं अब आपको रियलिटी बता देता हूँ, इसमें कोई क्योंकि पाकिस्तान की हमारे यहाँ कोई फॉरेन चीज मिनिस्ट्री भी सीक्रेट यही नहीं। बता रही है सर कि नहीं, मैं 18 आपको फरवरी बताता हूँ। 2005 को 68 लोग मरे, समझौता एक्सप्रेस, जिसमें 14 समझौता पाकिस्तानी एक्सप्रेस सिटीजन। न्यूज, पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस की न्यूज पाकिस्तान ने नहीं उठाई थी। समझौता एक्सप्रेस की न्यूज
हमारे यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ने उठाई थी, और ऐसा कहा गया था कि यस, कांग्रेस का कहना था कि ये जो बीजेपी का जो भगवा पार्ट है, ये वो कर रहे हैं, ये इस जगह को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं हुई, इसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। और आपने देख लिया कि हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड फेयर ट्रायल के अंदर वो जो 5 मेन एक्यूज थे, पांचों बरी हुए हैं। उसमें से मेरा एक जाबाज फौजी भी बरी हुआ है। मेरा एक फौजी है जिसको के उस समय से लेकर अब तक की तनख्वाह पूरी वापस देनी पड़ी सरकार को, उसको उसके प्रमोशंस उसको वापस देने पड़े। ऐसा नहीं है, देर अंधेर नहीं है। सो अगर वो सर मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है इतने सालों में, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपकी पकड़ कर चल रहा हूं, भाई इट इज इन माई कंट्री समथिंग हैज हैपेंड। सर हमने तो क्योंकि आपको पाकिस्तान नहीं ब्लेम कर रहे ना कि कल जो आपके यहाँ पुलिस स्टेशन में अटैक हुआ है क्यों हुआ है, हम क्यों करें? आपका इंटरनल मामला है। नहीं सर, मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ कि समझौता एक्सप्रेस में 40 पाकिस्तानी मरे, वो किसने करवाया था? वो किसने मैं तो करवाया अभी था? अभी वो आपको कौन बता तो लोग? दिया। आपकी अरे इन्वेस्टिगेशन क्या जनाब अभी कंडक्ट अभी हुई? बता तो दिया। अरे अभी अभी आपने कहा वो बताया ना बरी मैंने है आपको ना? कि कांग्रेस जिन्होंने किया वो तो कि बरी नहीं कांग्रेस है। का नहीं, कहना था, करवाया किसने? कांग्रेस का कहना मुझे था कि बीजेपी भगवा भगवा लोगों नहीं ने सर, कराया। मैं तो अभी मान रहा हूँ। नहीं सर, दिस इज द कांग्रेस क्लेम ना। मैं तो ये तो कांग्रेस कह रही है ना कि बीजेपी के। आपको क्या लगता है किसने करवाया था? ये इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या कंक्लूड किया, किसने करवाया था? किसी और के मुझे क्लेम लगता को है छोड़ा, कि ऑफिशियल क्लेम। मुझे लगता है कि जैसा, क्योंकि बड़ी फेमस सी चीज चल रही है कि उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ रिलेशन नॉर्मलसी की बात चल रही थी, उसको डीरेल करने के लिए कराया गया। नहीं, किसने कराया सर? आप इस अभी तक ये, अगर आप इस बात को बता नहीं सकते कि किसने करवाया था या किस जिम्मेदारी ने कबूल की थी या कौन इन्वॉल्व, तो टिल नाउ इट्स नॉट जिम्मेदारी कंफर्म। किसी ने नहीं ली। जिम्मेदारी नहीं ली। आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला है, जिम्मेदारी नहीं ली और किसी गवर्नमेंट ने। कोई नोबडी टुक। कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। जबकि पाकिस्तान में हर बार जिम्मेवारी ली जाती है अगर कोई भी अटैक जेएनके में होता है, इंक्लूडिंग पहलगाम, कि उसकी भी जिम्मेदारी आप ही के यहाँ के लोगों ने ली थी। मेरे यहाँ समझौता किसी किस ने पे? जिम्मेदारी नहीं ली। मेरे हिसाब से दिस वॉज अ मनी, जिसको बोलते हैं ना कि मिसक्रिएंट्स को बोला गया कि लो यार ये एक बॉम्ब ये उसके अंदर लगा दे। अच्छा सर, आप इस बात को थोड़ा सा एलिब्रेट करें कि इंडियन गवर्नमेंट किस कंक्लूजन पे पहुंची रिगार्डिंग समझौता एक्सप्रेस? बस शॉर्ट सी बात, फिर आगे बढ़ते हैं मैं आपसे। इंडियन गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और उसका ये स्ट्रेट अवे वो था कि बीजेपी के लोगों ने कराया है। इसीलिए वो बीजेपी की जो एक मैडम लीडर थी, साध्वी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उस समय एक मेजर साहब जो थे, जो उस इलाके में पाए गए थे बिना अपनी ड्यूटी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इन दोनों को कम से कम 20 साल तक अरेस्ट रखा गया। उनका केस चलता रहा। ये लीजिए, मैंने आपको जवाब दे दिया। मुझे कोई फिक्र नहीं है ना जवाब देने में। ये सच्चाई है कि उन 5 लोगों को पकड़ के रखा गया, जो सो कॉल्ड माने जाते थे कि इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए वो पांचों छूट गए। तो अभी कंफर्म नहीं छूटेंगे हुआ, थोड़े टाइम सजा बाद। किसी को नहीं हुई फिर? भाई मैं और क्या करूं? मैं तो मान रहा हूं ना कि नहीं हुआ। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि नहीं पता चला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये होना कि यस, किसी बेचारे सो कॉल्ड मिसक्रिएंट को आप 4 पैसे दे दीजिए, उसको यही नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। बिहार आ जाइए, बिहार में 5 रुपए के ऊपर बंदा चाकू मारने को तैयार है। हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रहा है, ऐसा हो जाता था। गरीबी इतनी थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि जब भी बात होती है ना, तो वो कलेक्टिव बात हो। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये इंडिया के दोस्त वो मुंबई मुंबई करते हैं। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जब भी मुंबई की बात हो, समझौता एक्सप्रेस की बात होनी चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा व्यू है कि मुंबई इज अ रिएक्शन ऑफ समझौता, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल ये बातों पे आगे ही बहुत ज्यादा हमारा टाइम हो गया, तो बहुत बातें हो जाएंगी इस पे। किसी दिन हम स्पेसिफिक शो टेररिज्म पे भी रख देंगे सर, पाकिस्तान और इंडिया की क्या हिस्ट्री है। तो हम स्टार्ट से एंड तक, फिर समझौता कारगिल, ये पीछे आगे की एक डिटेल बात करेंगे। आज जो मैं बातें करना चाह रहा था आपसे, वो दोनों मिस हो गई मुझसे, कि आपने भी इतनी लंबी लंबी बातें की और इतना ज्यादा हमारा एक इंटरेस्ट होता है कि चीजें बेटर हो। सर आपकी आर्मी
कि स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान के पीछे चाइना और तुर्की है, और चाइना ने भी एक अपनी माना भी इसी कुछ दिन पहले कि भाई हम जो है ना पाकिस्तान को हेल्प किया। अब बात यह है सर कि चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, क्यों हेल्प कर रहा है कि हम उसका डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, कि अब जाहिर सी बात है वो फेल होगा तो चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट फेल होगा और कोई लेगा ही नहीं। आगे ही चाइना का इक्विपमेंट और कोई भी नहीं लेता दुनिया में उतना ज्यादा जितना हम लेते हैं। तो चाइना ने तो हमारी लाजमी मदद करनी है कि हमारा उनका डिफेंस इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं वो बेटर हो। फिर तुर्की के हम ड्रोन्स लेते हैं तो तुर्की ने भी हेल्प करनी है कि हमारे ड्रोन्स को हो। तो ये जो इंडिया फिर कैसे लड़ेगा, मतलब कि इंडिया की क्या इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि चाइना से और तुर्की के और पाकिस्तान के अलायंस से मिले, और जो इसराइल इंडिया की मदद कर रहा है वो भी मुझे लगता है डर के और झिझक के कर रहा है, क्योंकि अगर इसराइल खुल के इंडिया की मदद करेगा तो फिर पाकिस्तान भी खुल के इसराइल के खिलाफ आएगा। तो पाकिस्तान में ये बातें एक समझी हुई हैं कि इसराइल को और पाकिस्तान को देखना है कि अगर इसराइल ने मनवाना है पाकिस्तान से कि वो हमें तस्लीम करे तो फिर उसको इंडिया का साथ नहीं देना। इसी से मैं लिंक कर लेता हूँ सर कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो हम चाइना से ले रहे हैं या ले लिए हैं, तो ये तो आपकी एयरफोर्स एक स्टेप पीछे होगी हमसे। तो व्हाट्स यूर प्लानिंग कि आप फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट किससे लेंगे, रशिया वाला लेंगे, अमेरिका वाला लेंगे, या अपने आप को पाकिस्तान एयरफोर्स से टेक्नोलॉजी वाइज 0.5 या 1% आप पीछे देखते हैं कि आपके पास 4th जनरेशन होंगे, हमारे पास 5th जनरेशन आ गए, वो भी स्टेल्थ हैं। तो इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सीधी एक लाइन में, क्योंकि मैंने ज्यादा बोल दिया इसलिए मैं आपको छोटे छोटे आंसर दूंगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये मेरा नहीं कहना है, ये दुनिया का कहना है, दुनिया का एक्सपीरियंस है, दुनिया की हिस्ट्री है। इट इज नेवर इट इज नेवर द मशीन विच मेक्स यू विन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मेक्स यू विन। मैं कारगिल में, मैं आपको पोस्ट का नाम बता देता हूँ, चेक कर लीजिएगा, पोस्ट 43 44, जो कारगिल में जहां आपके और हमारे बीच में वो लेटर एक्सचेंज होते हैं, दोनों ही जगहों पर पाकिस्तानी ट्रुप्स के साथ रह चुका हूं, आमने सामने। और आमने सामने का मतलब है कि हम आपस में बात कर सकते हैं। मतलब दूरी जो है वो मेरे ख्याल 2-3 मीटर की समझ लीजिए, इससे ज्यादा दूरी नहीं। आपके और हमारे बीच में जो आपका सैनिक हमें तब बताया करता था, तब मैं भी लेफ्टिनेंट था, वो एक ही बात कहता था कि साहब, हम आपसे जीत इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा अफसर हमारे साथ नहीं। सो इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मेक्स अ डिफरेंस। आपने देखा होगा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले है, बाद में है, पता नहीं कब है, आप हर बार हमारे चीफ की फोटो देख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमारे चीफ को कभी आपने व्हाइट हाउस जाते नहीं देखा होगा, हमारे चीफ को कभी आपने चाइना जाते हुए नहीं देखा, हमारे चीफ को आपने कभी पॉलिटिकल जगहों पर नहीं देखा। इसलिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है, इट विल बी ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये 6th जनरेशन नहीं है, ये 10th जनरेशन का ब्रेन है। क्योंकि इसे डिसाइफर चाइना नहीं कर पाएगा, तुर्की का ड्रोन इसे डिसाइफर नहीं कर पाएगा। ये ब्रेन है जिसने उन चीजों को बनाया है। इस ब्रेन को कैसे आप हिला दोगे या हटा दोगे? मेरे पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो इस बात की है कि यस, आई हैव द मैन बिहाइंड द मशीन, जो उस मशीन को अपना दिमाग लगाकर इस तरीके से इस्तेमाल कर पाता है कि वो दूसरी चीजों को डिफीट हो जाता है। एक लाइन का आंसर ये। सर आपने वो बात कर दी ना, वो जो पाकिस्तान में और मुसलमानों में मशहूर है, अल्लाह पे तवक्कल करने वाली के जो है ना, कि आपने भी वही बात कर दी कि बस बंदे पे भरोसा है। सर टेक्निकल एस्पेक्ट बताएं आप, फौजी बंदे हैं थोड़ा सा। आप फिर ये कहते हैं कि बस देखिए इंडियन एयरफोर्स को स्क्वाड्रंस की भी तो कमी है ना सर, जितने तैयारे होने चाहिए जिस लैंड के हिसाब से, जितने चाइना के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं। तो आपका क्या मानना है कि बस मैन को ही वो करना है? ये तो इंडियन एयरफोर्स भी वेरी गुड। कंप्लेन करती रही है कि हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होते हैं। तो ये मोदी जी बोलते थे कि भाई राफेल होते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता, तो फिर राफेल भी आ गए। तो मशीन तो सर नेसेसरी है, टेक्नोलॉजी है ना सर, ये तो बात है। तो आप क्या समझते हैं कि बस अपने जो ब्रेन है उसको इंप्रूव करें, 5th जनरेशन ना लें? आपका ये मानना है? मैं आपका अगेन बड़ा स्पेसिफिक जवाब दूंगा। गूगल कर लीजिएगा, चाइना की आर्मी और मेरी आर्मी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके पास कितने जहाज हैं, मेरे पास कितने जहाज हैं, उसके पास कितने टैंक हैं, मेरे पास कितने टैंक हैं,
उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास कितने हम कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं पर भी इन चीजों में, ठीक है ना। ले में विड्रॉल क्यों किया उसने, लद्दाख में विड्रॉल किया क्यों, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आई कि उसे विड्रॉ करना, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो ऑफिशियल है, इसमें कहीं कोई फिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, रही बात दूसरी, जो आपने कहा, चाइना क्या मानेगा अब जाकर, वो हमारे जनरल राहुल आर सिंह ने जुलाई 2025 में कहा था कि इट इज ओनली चाइना एंड टर्की, और दोनों अब मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो आपको ग्रांट करना पड़ेगा कि जनाब, चाहे टेक्नोलॉजिकल बोल दीजिए, दिमाग बोल दीजिए, या क्यों बोल दीजिए, हमें सब पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े अनअवेयर हैं, हमें पता है। और तीन कंट्रीज मिलकर अगर हमें नहीं हरा पाई तो अपने आप में जवाब उनके सामने है। अब आती है बात कि टेक्नोलॉजी की जो आप कह रहे हैं, और सॉरी स्क्वाड्रंस की आप बात कर रहे हैं, आपका मानना है हमारे पास स्क्वाड्रन कम है, ये इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान और टर्की मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर लें, इससे अच्छा तो मौका ही कोई नहीं है। और हमारे पास तो बहुत कम है, ऐसा आप कह रहे हैं, हमारे पास तो ना के बराबर है, हमारे पास तो ताकत ही नहीं है एयरफोर्स की। और हमारे तो एयर चीफ ने भी आपके लिए ये कह दिया कि अगर अगर पाकिस्तान को लगता है कि हमारे बहुत सारे जहाज गिरा दिए गए हैं तो उनको इसमें खुश रहना दीजिए, और उनको ये तैयारी करने दीजिए कि अगली बार वो ये समझ कर आए कि हमारे पास ये 10, 20, 40 हजार जो जहाज हैं वो उन्होंने गिरा दिए, इसलिए वो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आता क्यों नहीं है चाहे, भाई आप ही बता रहे हैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फिफ्थ का 6 जनरेशन ग्रांट कर देता हूं मैं तो, आना भी तो चाहिए ना। यांगसे में आया था ना, यांगसे में, दैट इज तवांग से आगे उल्टे हाथ की तरफ, अगर चाइना की तरफ आप फेस कर रहे हो, और उसमें भी मेरा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मैं वहां कभी बहुत पहले पोस्टेड था, इसलिए मुझे ज्यादा उससे एफिलिएशन है, कि वहां पर तो हमारे पास सिर्फ एक कंपनी थी, और एक कंपनी की आगे सिर्फ एक प्लेटून थी, प्लेटून का मतलब 30 आदमी। और वो जो झगड़ा रिकॉर्ड किया गया आपस में, कि कम से कम नहीं तो चाइनीज जो थे 200 300 थे, आया क्यों नहीं, एक कदम वो आगे आया क्यों नहीं। इसलिए मैं आपको, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसका कहीं छोटा मोटा असर आपके ऊपर भी है क्योंकि आप भी उसी हिंदुस्तान का पार्ट रहे हो जिसका हम हैं। वो जो बड़ी बात यह है कि हमारा बंदा जब लड़ता है ना, तो जान देने के लिए लड़ता है, चाइनीज आदमी जान बचाने के लिए लड़ता है, इसी का फर्क है। इससे ज्यादा मैं आपको फर्क कोई दे नहीं सकता। आपके पास पता नहीं कौन सी सैटेलाइट, कौन सी इमेजरी, कौन सी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पता नहीं क्या क्या, चाइना आपको मुबारक हो। आपने आपने लद्दाख में आने की जरूरत जरूर करी, लेकिन बड़ी बेशर्मी से आपको, बड़े शर्मसार होकर आपको वापस जरूर जाना पड़ा। और मैंने कहीं पर भी कोई भी ऐसा जहाज नहीं लगाया जो कि उनके लिए स्ट्राइक कर रहा। सिर्फ फर्क यह था कैलाश रेंज पर वो भी चढ़ रहे थे अपनी साइड से, मेरे साइड से मैं भी चढ़ रहा था। मैं पहले पहुंच गया क्योंकि जज्बे की लड़ाई है, और उनका जैसे ही मैं कैलाश रेंज पर ऊपर पहुंचा तो सामने मोल्डो गैरिजन जो है ना, वो बत्तखों की तरह मुझे दिखाई दे रही। और जो उसे मालूम है कि कैलाश रेंज पर ये आ गए, आज के बाद मेरा मोल्डो गैरिजन खत्म, उसने इमीडिएटली पेंगेंसो से विड्रॉ कर लिया कि जनाब आप ऊपर से नीचे उतरिए। आई विटनेस हूं, इन आंखों से मैंने देखा है कि मोल्डो गैरिजन का एक एक बटन शर्ट का हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर अगर मेरे स्क्वाड्रन कम है, उसके बावजूद मेरा ये ईगो है, मेरा अहम है, ये मेरा अहंकार है, मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ये बात पर पूरा विश्वास है कि ईरान यूएस के खिलाफ सिर्फ अपने उस पब्लिक के ऊपर खड़ा हो, नॉट दैट के मैं कोई ईरान का फैन हूं, नो नो, इवेल्युएशन की बात है। आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अहमद साहब कि आप तीनों मिलकर कल सवेरे नहीं आज रात को अटैक करो, क्योंकि हमारे हमने तो पास पहले स्क्वाड्रन भी नहीं। करो, हमने तो पहले स्क्वाड्रन भी नहीं है नहीं हमारे किया, पास। हमारा तो ये मानना है कि आपने किया है।
और ये तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और इंडियन आर्मी से ये खबरें आती रहती हैं कि वी आर लैक ऑफ दिस। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सर, गलवान पे वो नहीं बुक क्यों? भी आ गई थी, आप 71 का वॉर किसने किया? 71 का सर वॉर वो किसने किया? नहीं सर 47 वो में जो कबालिया आए कहां से आए? नहीं नहीं, वो हिस्ट्री को मैं पकड़ेंगे ना। कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन, वो आपकी जो रेंजर्स और उनके साथ जो आए थे, वो कौन थे? आप ही सर बता दीजिए। मैं कल बीबीसी पे एक इंटरव्यू देख रहा था, रा के वो सेक्रेटरी हैं, एक्स सेक्रेटरी, आई थिंक एस भगत उनका नाम है या क्या है, एक्स सेक्रेटरी हैं, 1990 से 20,000 तक वो रहे हैं, ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो बता रहे थे कभी पाकिस्तान ने अटैक किया, कभी हमने अटैक किया, कोई डिसाइसिव वार नहीं हुई हमारे बीच में। तो वो चलें सर, वो बात जो है ना, फिर बात पुरानी बात और लंबी हो जाती है। मैं स्पेसिफिक तब बात करता हूँ कि हम इस सिचुएशन पर हैं, कभी डिटेल से भी बात करेंगे। गैलवान में तो आपके जनरल की एक बुक भी राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में दिखाई थी कि उनको लैक ऑफ कम्युनिकेशन का इशू था, तो वो उन्होंने खुद बताया था जो वहां पर रहे थे। और अरुणाचल प्रदेश पे भी जो चाइना क्लेम करता रहता है या जिस तरह के एक्शन है, वो तो चलें, बातें फिर खुलती हैं तो खुलती चली जाती है। मैं सर एंड में आपका शॉर्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स आपके नए सीडीएस की अपॉइंटमेंट पे बताना चाह रहा हूँ कि एक रिटायर्ड जनरल को ये अपॉइंट करना, ये एक मिलिट्री, ऐसा बोला जाता है कि जब आप रिटायर्ड जनरल को अपॉइंट करते हैं कहीं, तो मिलिट्री में एक बड़ा वो होता है कि बड़ी चाह होती है कि हम प्रमोट होंगे, हम होंगे। तो ये आप इस मूव को कैसे देखते हैं ऑनेस्टली, कि ये एक रिटायर बंदे को अपॉइंट कर देना, तो ये तो ज्यादती नहीं होगी जो करंट चीफ्स हैं उनके साथ? अहमद साहब, एक काम फील कीजिएगा। होता है ना कि हम ये काबिल नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि वो फील होता है कि हम काबिल नहीं है कि रिटायर बंदे को ला रहे हो। तो ये आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपकी प्रेस को बोलिए कि खबर ठीक निकाला करे, पूरी निकाला करे, क्योंकि वो आवाम को मिसगाइड कर देती है। किसने कहा आपको कि जनरल राजा जो है वो रिटायर्ड है? मैंने इंडियन किसने मीडिया कहा में ही देखी आपको? थी, ये इंडियन अरे मीडिया की इंडियन खबर है सर। मैंने इसीलिए बोला ना, आप तक खबर पता नहीं कैसे कौन पहुंचा रहा है। ऑथेंटिक खबर की बात करेंगे ना। कौन है राजा इस समय? वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं, अपग्रेड हुए हैं वाइस चीफ से। कौन होता है वाइस चीफ? वाइस चीफ इज इक्वलेंट हुआ आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर के बाद अगर कोई, वाइस चीफ के बाद कोई अगर पोस्ट है तो सिर्फ चीफ की पोस्ट है। और एक बात बताइए, अगर हमने, क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल सीडीएस इज अ लिंक बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल हायरार्की, पॉलिटिकल लीडरशिप। हमने एक बंदे को तैयार किया है पिछले एक साल में कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट था, उसे मालूम है कि नेशनल लेवल पर क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल क्या जरूरत पड़ती है, डिप्लोमेटिक क्या पड़ती है। क्योंकि आफ्टर बिकमिंग सर्टन स्टेज इन आर्मी, आपको सिर्फ आर्मी नहीं देखनी होती, आपको आर्मी का एनवायरनमेंट, फाइनेंस, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, सारी चीजों को देखना होता। बड़ी सीधी बात है। अच्छा, दूसरा, अगर आप बात करें जूनियर सीनियर की, भाई वो सीनियर है, ही इज द सीनियर मोस्ट। उसके नीचे जो तीनों चीफ आएंगे वो सर्विस में उससे जूनियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सीनियर जूनियर जो होता है ना, एक लेवल तक जाकर ठीक लगता है, उसके बाद बंदे की काबिलियत जो होती है ना, वो सबकी बराबर है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो चेयरमैन होता है वो वाला चीफ होगा जो ज्यादा काबिल होगा। नहीं, जो सीनियरिटी में ऊपर है, काबिलियत के ऊपर नहीं आता। तो सेम गोस फॉर राजा। मुझे तो यही नहीं समझ आया कि आपको ये कैसे लग गया कि वो सर्विस में नहीं। ही इज इन अ बिगर नहीं, सर्विस, ही इज एट द नेशनल लेवल सर्विस। जब मानिए हमारी मेरी बात बात, आती है, मैं बड़ी ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं। एयरफोर्स वाले को क्यों नहीं बनाया, आसिम मुनीर साहब को क्यों बनाया? आज आपने सर टेस्ट मैच खेला है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप T20 नहीं, कम से कम वनडे तो खेला करें। आप जो है ना टेस्ट मैच खेलने लगेंगे कि जिसमें बड़ी बातें आज आपने वेल लेफ्ट कर दी, बट अच्छा है, वेल लेफ्ट करना भी प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, और आप बहुत ज़बरदस्त इंसान है। आपकी नीयत और आपके एम्बिशंस जो पीस वाले हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लोग पाकिस्तान और इंडिया से आते रहें, बातचीत होती रहे। तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उस्मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।